नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत्कार। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खेलों को लेकर के। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का जो हमारा विषय, पहले आपको यह बता देता हूं, हमारी आज की इस चर्चा का विषय है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026। और ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिला है। ये हमारे और आपके लिए एक हर्ष का विषय है, राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। सबसे पहले तो खेलो इंडिया के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि ये भारत सरकार के द्वारा खेला जाने वाला एक ये गेम है, एक पहल है, जिससे जो स्थानीय स्तर पर जो खेल प्रतिभाएं हैं वो उभर रही होती हैं, उनको एक मंच प्रदान किया जाता है ताकि वह एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर तैयारी कर सकें और साथ ही साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इसमें जो है स्कूल लेवल पे जो अंडर 17 के खिलाड़ी होते हैं उनको मौका दिया जाता है और कॉलेज लेवल पे अंडर 21 ईयर के जो होते हैं उनको मौका दिया जाता है। इसमें जो लोग अच्छी प्रतिभा दिखाते हैं उनको कहीं ना कहीं मेडल भी दिया जाता है। उसके साथ ही साथ उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है कि वो जो 1000 के करीब जो पूरे गेम्स में बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको 8 साल तक 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वे एक गुणवत्ता परक जो है तैयारी कर सके और इंटरनेशनल लेवल पर वो प्लेटफॉर्म पे जा सके। तो फिलहाल ये तो हुई इसकी जानकारी के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारे साथ में चर्चा करने के लिए बेहद खास पैनल मौजूद है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनू पूनिया जी, मौजूद हैं। आप किक बॉक्सिंग खेल चुके हैं और इसके साथ ही साथ एशियन चैंपियनशिप में आपने मेडल भी प्राप्त किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। वहीं जो हमारे दूसरे वक्ता हैं उनका नाम है प्रकाश भंडारी जी। आप वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, खेलों की दुनिया का जाना माना नाम है, काफी कुछ लिखा पढ़ा है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनके अनुभव क्या कुछ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं आप मालती चौहान जी हैं। आप वरिष्ठ खेल अधिकारी भी हैं राजस्थान सरकार में, इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल प्लेयर हैं आप वॉलीबॉल की। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके से ये तो हुई हमारी जो पैनलिस्ट, उनके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन हम इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभाओं को उभारना है। ये राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्रों और 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। राजस्थान को इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। खेलों से जुड़ा यह आयोजन न केवल राज्य के खेल परिदृश्य को बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी राजस्थान में खेल संस्कृति को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। यह आयोजन युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच देगा, जिससे स्थानीय स्तर पर खेलों के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मेजबानी से स्थानीय युवाओं को अपनी क्षमताओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल खेलों में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को एक गंभीर कैरियर विकल्प के रूप में देखा जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया की मेजबानी से इन पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, जिससे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को और बल मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ये न केवल खेलों को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
और खेल सुविधाओं की उपलब्धता इसे इस आयोजन के लिए एक आदर्श मेजबान बनाती है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को यह सुनहरा अवसर प्रदान करने से प्रदेश न केवल खेलों में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाएगा। ये आयोजन राजस्थान के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और राज्य को खेलों के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। तो अभी आपने देखा किस तरीके से जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो राजस्थान के लिए कितना मील का पत्थर साबित होने वाला है। यहाँ के खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिलने वाला है और इससे वे अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो जल्दी से आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। सबसे पहले मैं आऊँगा मैडम के पास में आऊँगा। आप सबसे पहला सवाल मेरा मैडम आपसे यही रहेगा, जिस तरीके से जो चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी जो केंद्र सरकार है उसने हमें राजस्थान को चुना है, इस तरीके से ये मौका दिया है, आपको क्या लगता है कितने कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, कोई भी बड़े लेवल की प्रतियोगिता होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो हमारा कल्चर है, यहाँ की जो अपन कहते हैं कि रोजगार पैदा होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं। होटल वालों को फायदा मिलता है, बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और यही आगे जाके एक चैनल बनता है कि ये बच्चे इंडियन टीम के लिए रिप्रेजेंटेशन का तैयारी होती है, और यहीं से बच्चे निकल के जो केंद्र सरकार की स्कीम है NCOI, उसके अंदर इनका एडमिशन होता है, केंद्र सरकार इनकी सहायता भी करती है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान की विरासत, संस्कृति और खेल में जो हमारी शारीरिक सुदृढ़ता है, जो हमारा सुलझापन है, ये पूरे दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने रखा जाता है। और इससे ओवर एंड अबव ये रहता है कि हमारे अंदर जो देश प्रेम की भावना है, स्पोर्ट्स उसको सबसे बेहतरीन मंच प्रदान करता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो हमारे रगों में यहाँ पर बसा हुआ है, क्योंकि खेलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। प्रकाश भंडारी जी, हम आपके पास आ रहे हैं, चूंकि आपने एक लंबा अरसा दिया है खेल पत्रकारिता को, आपने बहुत कुछ लिखा है, हर खेल के बारे में एक लंबा दौर आपने देखा भी है। क्या लगता है कि राजस्थान को ये जो मेजबानी मिल रही है, इसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनको कितना कुछ मौका मिलेगा और क्या कुछ उनके लिए फायदेमंद रहेगा? देखिए, खेल ऐसी चीज़ है जो किशोरावस्था में, बालावस्था में, किशोरावस्था में और जो है युवक और युवतियों के बीच में जो खेल जो एक ऐसी चीज़ है वो बिल्कुल प्रेरणा देता है मैदान में आने की। जी। और सबसे बड़ी बात है कि खेल जो है उससे कई चीज़ें जुड़ी हुई है। खेल आपको अनुशासित बनाता है, खेल आपको लड़ने और जूझने की ताकत देता है, अनुभव आपका जो है वो बढ़ाता है कि सब किस तरह से जिंदगी के अंदर, जो आप देखिए एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो हारता भी है, जीतता भी है, उसे जीवन के अंदर उसे जो संघर्ष करने का जो उसका मादा है वो बढ़ता है। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो खेलों से जुड़े हुए होते हैं उनको मैंने देखा है कि वो किस तरह से कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इतना संघर्ष करना पड़ता है बढ़ने के लिए आगे, तो उसको एक साहस है, एक इनबिल्ट उसमें कॉन्फिडेंस तैयार होता है, जिससे वो और लोगों के मुकाबले वो थोड़ा सा एज रखता है, थोड़ा सा मजबूती रखता है और आगे बढ़ने में उसको ये सब चीज़ें सहायक होती है। प्रकाश सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि ये भारत सरकार जो ये पहल लेकर के आई है, इसने जो स्कूल लेवल के जो बच्चे उनको चुना है और कॉलेज लेवल के जो अंडर 21 होते हैं और 17 होते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो अभी शुरुआती जो खेप है ये तैयार होगी तो आगे बड़े मंचों पर जाएगी, तो इसको चुनने का क्या कुछ खास कारण रहा है? देखिए, बहुत पुरानी खेलों से जुड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से एक बात आई थी, वो ये थी कि कैच देम यंग। जी। कैच देम यंग ये था कि जब बच्चा बहुत मतलब किशोरावस्था तो बड़ी थी, उससे भी कम 8-10 साल 12 साल का जो बच्चा होता है, लड़का या लड़की जो भी होती है, उसमें अगर आप पहले से उसको जो प्रतिभा दिखती है और उसमें कोई अच्छा जानकार कोच है, प्रशिक्षक है या शिक्षक है, उसको अगर वो देखता है तो उसे तराशने का जो मादा है वो ये सवाल है कि उसको चुना जाता है और लोगों के मुकाबले उस भीड़ में नहीं रहता, उसे अलग से रखा जाता है और उसे फिर उसके कौशल को, उसके स्किल्स को उसको जो है विकसित किया जाता है ताकि वो अच्छा खिलाड़ी बन सके। कैच देम यंग ये है कि बहुत कम उम्र में बच्चे के जो अगर तराशने का काम शुरू कर दिया जाए, तराशने का काम उसको
अच्छे सांचे में ढल जाता है। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने, कैच द यंग की बात की, और यंग की बात हो रही तो हम यंगस्टर से बात कर लेते हैं। सोनू जी, आप अभी यूथ हैं और जिस तरीके से जो पहल की जा रही है, आपको क्या लगता है जो यूथ हैं उनको जब ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो कैसे अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, और क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म से कितनी कुछ प्रासंगिकता बनी रहती है? सर, मैं सबसे पहले तो चर्चा करना चाहूँगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेज़बानी राजस्थान को मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, और अपना सौभाग्य रहा है कि अपने को इसकी मेज़बानी मिल रही है। दूसरा, अगर मैं चर्चा करूँ, अपन उठा के देखिए कि हर बार अपन चर्चा करते हैं कि ओलंपिक में मेडल नहीं आ रहे हैं अपने। अब ओलंपिक में मेडल लाने हैं तो उसके लिए खेलो गेम्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, इनको टारगेट किया जाना चाहिए। अभी हम 2018 से देख रहे हैं यूथ इंडिया खेलो गेम्स आए हैं, जिससे लगातार आगे आने वाले समय में आप देख पाओगे अभी जो यूथ आगे जाएगी, इससे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उनको खेलने का मौका मिलेगा, दिल खुलेगा। दूसरी बात, राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी बात यह है कि मैं, जैसे हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान का खिलाड़ी राजस्थान में खेलेगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बिल्कुल। दूसरा सर, अपन बात करें तो अब बाहर से खिलाड़ी आएंगे, अपने राजस्थान की संस्कृति को देखने का मौका मिलेगा, अपनी धरोहर को देखने का मौका मिलेगा, राजस्थान में पर्यटन के साधन मजबूत होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। और जहां खेल की बात आए वहां एक खिलाड़ी से बेहतर कौन समझ सकता है सर? बिल्कुल। मैडम, जिस तरीके से अभी इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जो ओलंपिक में हम काफी मेडल की अपेक्षाएं रखते हैं कि हमें ओलंपिक में मेडल मिलेंगे, बहुत सारी हम लोग करेंगे, और जैसे सर ने भी बताया कि जैसे कैच द यंग की बात आती है, तो जब हम जड़ों पर काम नहीं करेंगे तो फिर हम बड़ी अपेक्षाएं कैसे कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि कहां पर कमी है, कहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इन गेम्स के माध्यम से क्या वाकई में उनको एक मंच मिलेगा, उनको मौका मिलेगा सुधारने का? देखिए, मंच तो नो डाउट मौका जबरदस्त मिल रहा है। हम भी खेलते थे तो इतने मौके नहीं थे। स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जो होती हैं वो टूर्नामेंट कितने कराती है? 3 करा लेती हैं पूरे साल में, आगे इंटरनेशनल 1 खेल लेता है। लेकिन इस बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खेलो इंडिया के नाम पे जो फीचर तैयार किया है, ये खिलाड़ी के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है, और इससे यंग एज में आके बच्चे इसको खेलना शुरू कर रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि भाई इन बच्चों को चैनलाइज किया जा रहा है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो योजनाएं हैं उसके अंदर इन सब बच्चों को सिलेक्शन करके आगे चैनलाइज कर रहे हैं, हॉस्टल में रख रहे हैं, इनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और इनको हाई परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको टैलेंट सर्च के आधार पे इनका तराशने का काम किया जा रहा है। ठीक है। मीनवाइल जो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, हमारी बजट घोषणा में ये किया है कि हमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो उस जिले के अंदर ही रह के अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान काम कर रही है। मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी मेरा सवाल था कि उस पर क्या कुछ काम किया जा रहा है सरकार के? मैं राजस्थान सरकार की बात करूं तो जी हाँ, राजस्थान सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों काम कर रही है। कुछ योजना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमाउंट देती है, मैचिंग ग्रांट देती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं अलग अलग जगह। जैसे एग्जांपल के तौर पे राजस्थान गवर्नमेंट ये भी ध्यान रख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, मतलब खेलेगा ही नहीं बच्चा, साथ में उसकी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को 7 डिवीजन के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की योजना है जी, उसका प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और वो चल रहा है। इसी के साथ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपन खोल रहे हैं जो जयपुर में अनाउंस हुई है, वो खुलेगी जी। इसी तरह से छोटी छोटी जगह जहां ब्लॉक लेवल है वहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे स्टेडियम्स बन रहे हैं। अब उसके ऊपर आता है कि हमें कोचिंग का पैटर्न क्या होगा, तो हमारे यहाँ कोच भर्ती करने की भी प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट भी टैलेंट सर्च करके और उनको हॉस्टलों में रखती है। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल्स बने हुए हैं जी। हर साल इसमें भर्ती होते हैं बच्चे, और ये लोग वहां से लेके तराशते हैं बच्चों को, और आगे ये लोग टीम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिया भी खेल रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि इन सब गेमों की हमको जब फायदा होगा कि हम निकट भविष्य में ओलंपिक गेम होने वाले हैं। बिल्कुल। और उसके साथ में, क्योंकि ओलंपिक गेम में जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान का ही जाएगा, पूरे इंडिया में से जाएंगे। तो हमेशा हम जैसे लोगों की प्रयास ही रहता है कि राजस्थान से अधिकतम बच्चे जाएं। बिल्कुल। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये सरकार की भी कोशिश रहती है कि अगर हमारे राज्य से कोई खिलाड़ी जा रहा है, हमारे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय होता है ये। प्रकाश सर, जिस तरीके से जो ये अभी गेम्स होते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, फिर उनको कई सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनसे किस किस तरीके के फायदे उनको मिलते हैं? जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, मेडल लिया है, वो आगे कैसे तैयारी करते हैं, उस प्रोसेस के बारे में बताइए। देखिए, ऐसा ये खेलो इंडिया का एक लाभ सबसे बड़ा ये मिलता है कि विभिन्न जो आयु वर्ग है, देखिए आजकल सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो विभिन्न आयु वर्ग में होती है। ठीक है। वो एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें
लड़के और लड़कियों के लिए अलग होता है। फिर होता है फिर यूथ का, उससे यूथ कैडेट, जैसे आप देखिए कुश्ती के अंदर कैडेट रेसलिंग अलग होती है, यूथ की एक अलग होती है। तो उसका ये किया गया, उसके पीछे जो भावना है जी, वो ये है कि सभी वर्गों को एक मंच मिले अपनी प्रतिभा निखारने का। जो 16 साल 17 साल का जो पहलवान है जी, वो वही तो आगे चल करके जब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो वो बड़े कंपटीशन में जाएगा। तो उससे नीचे से मतलब एज ग्रुप के लेवल पे उसको तैयार करके फिर उसे आगे मौका मिले, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सभी संघों का करीब करीब ये प्रयास शुरू हो चुका है। और आपने देखा होगा हमारे जो राजस्थान के जो है जो अब तो तैराक कुश्ती में जो है और तीरंदाजी है, कुश्ती है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं उसमें मैं अच्छी सफलता मिल रही है। उसका कारण ये है कि उस वर्ग के अंदर उसको जो तराशने का जो सिलसिला शुरू होता है वो ये होता है कि जिस आयु वर्ग में है वो उस आयु वर्ग में उसे प्रमुखता। सर एक चीज और मेरा इसी में सवाल ये है कि जिस तरीके से हम लोग खिलाड़ियों की तो बात बहुत सारी कर रहे हैं, आमतौर पर जो कोचेस होते हैं, कोच की भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है, क्योंकि कोच अगर ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर सके। तो इस गेम्स में कोच हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनको भी कुछ क्या भूमिका उनकी रहने वाली है, वो कैसे से जुड़ सकते हैं और क्या कुछ उनके जो अवसर मिलेंगे उनके बारे में भी सर बताएं। देखिए, सबसे बड़ी भूमिका कोच की होती है, प्रशिक्षक की होती है। कई तो जो आज भी जो बड़े सिद्धस्त खिलाड़ी हैं, विश्व स्तर पर चोटी के खिलाड़ी हैं, वह भी अपने कोच रखते हैं। उसका कारण ये कि कोच की भूमिका, कोच जो है वो माता पिता की तरह होता है। वो बच्चे की गलतियां निकालता है, खिलाड़ी की जो गलतियां हैं और क्या है उसके स्किल का जो है, जो उसमें प्रवीणता है, जो भी स्किल है उसे किस लेवल तक उसे मतलब किस ऊंचाई तक उसे ले जाना है कि वो सफलता में तब्दील हो। मैडम आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कोच को लेकर के जो कमियां कई बार देखी जाती हैं, प्रदेश लेवल की अगर बात की जाती है, उनको कैसे मौके दिए जाए? बहुत सारे ऐसे कोच हैं जिनको भी मौके नहीं मिल पाते, वो भी मतलब ट्रेन करना चाहते हैं बच्चों को और अच्छे से अच्छी तैयारी कराना चाहते हैं। कोच की सुविधाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए? राजस्थान सरकार के माध्यम से भी आप बताएं, चूंकि आप उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद में खेलो इंडिया के माध्यम से कैसे उनको बढ़ावा मिलेगा? सर देखिए, खेलो इंडिया में तो जितने भी अभी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें सभी टेक्निकल, चाहे वो कोच हो, जो भी टेक्निकल हैं लोग, उन सबको मौका मिलेगा। खेल एसोसिएशन भी उसमें इन्वॉल्व होंगी। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर अब ये होने लगा है कि धीरे धीरे अब स्पोर्ट्स एकेडमी का कल्चर बढ़ने लगा है। जो प्राइवेट एकेडमीज और गवर्नमेंट एकेडमीज खुलने लगी हैं, तो सभी बच्चे अपने निकटतम एरियाज में जाते हैं और कोच से प्रशिक्षण लेते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ने लगा है और सभी स्पोर्ट्स एकेडमीज जो है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एसोसिएशन से कनेक्टेड होती हैं। तो जो बच्चा वो कोच तैयार कर रहा है वो आगे जाके स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो टूर्नामेंट्स होते हैं या स्कूल होता है उसमें वो चैनलाइज हो रहा है। अब बात इतनी सी आती है कि राजस्थान के अंदर, चूंकि देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं खेलो इंडिया, तो आज ये प्रयास ये रहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इसमें जो हमारे खेल मंत्री महोदय हैं राज्यवर्धन सिंह जी, ये खुद भी प्लेयर है, इंटरनेशनल ओलंपिक प्लेयर हैं। बिल्कुल, इनका भी अपना एक फील है। देखिए, स्पोर्ट्स फील से चलता है। हम बहुत कुछ कहते हैं, सब चीज कागज में नहीं हो सकती। जब खुद का कनेक्शन बन जाता है तो कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स फील से है। तो उनका खुद का एक फील है। उन्होंने जो उस समय जब वो खेलते थे तो ऐसा तो नहीं था कि सुविधाएं बहुत होंगी। उन्होंने कुछ महसूस किया तो उन्होंने आगे, जब सेंट्रल में मिनिस्टर थे तब उन्होंने कुछ प्रयास किए। अब स्टेट में आ गए हैं तो यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के वो स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब वो भी ये चाहते हैं कि जो भी राइट पर्सन है, राइट बच्चे हैं या कोच हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो सब प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए और वो इसका पूरा देने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिर भी ठीक है मैम, इसी में अभी आपने खेल मंत्री का जिक्र किया तो मुझे एक योजना का याद आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बताया, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। हमारे खेल मंत्री महोदय ने, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक नई योजना, नई पहल लेकर के आए, खेलो राजस्थान गेम्स को लेकर के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या लगता है कि खेलो इंडिया और खेलो राजस्थान के बीच में क्या कुछ संबंध है और कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या कुछ इसमें चीजें रहेंगी? देखिए, खेलो इंडिया एक अलग थॉट है, एक जैसे अपन कहते हैं ना कि एक प्लानिंग एक थॉट के साथ चली है।
वो तो उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, लेकिन खेलो राजस्थान का जो थॉट है वो ग्राम पंचायत से लेकर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है जिसके पास इतने संसाधन भी नहीं है, कोच भी नहीं, किंतु उसमें प्रतिभा है, ठीक है, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए एक योजना वृहद रूप से तैयार की गई है। उसके तहत ये है कि बच्चा ग्राम पंचायत से ब्लॉक से आगे खेलेगा ताकि उस प्रतिभा को हम आगे ला सकें। ठीक है, जैसे उस प्रतिभा को लाते हैं तो आगे हमारी स्पोर्ट्स एकेडमीज है वो उसमें भाग ले सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपने बताया। सोनू जी, चूंकि आप यंगस्टर हैं और मैं अगर आपसे खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जानना चाहूं तो जो खिलाड़ी है उसकी डिमांड्स क्या क्या रहती है, उसको क्या कुछ जरूरत होती है ग्राउंड पे अगर वो जा रहा है तो उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए या क्या कुछ जरूरतें क्या हैं, वो इस माध्यम में आप बताएं क्या चीजें। सर, वर्तमान समय में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने की आवश्यकता थी। ठीक है। और वर्तमान सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम किया जा रहा है। बजट घोषणाओं में स्पोर्ट्स एकेडमीज की बात की जा रही है, धरातल पे काम किया जा रहा है, राजस्थान खेलो गेम्स की घोषणाएं की बात की जा रही हैं। तो उस आधार पे अगर एक खिलाड़ी के हिसाब और नजरिए से सोचे ना तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान समय के लिए खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल है। ठीक है। क्योंकि पहले खिलाड़ी खेलता था, सिर्फ संघर्ष करता था, उसके पास न संसाधन होते थे, न सरकार की सहायता होती थी। अब सरकार खुद खिलाड़ियों को तराशना चाहती है जी। और जब सरकार खुद एफर्ट्स कर रहे हैं तो खिलाड़ी के लिए चीजें इजी गोइंग हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा, इसमें मैं एड ऑन ये करना चाहूंगा, जैसे मैडम ने कहा, मैं मैडम की बात से सहमत हूं कि सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। एक ये ग्राम पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल से जो शुरुआत है अपनी, अगर अपन इंटरनेशनल लेवल पे अगर मेडल की बात करें तो वो मेडल कहाँ से, डायरेक्ट तो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आने से रहे। बिल्कुल, शुरुआत ऐसे उसके ही लिए होती है। आपको टॉप टू बॉटम टू टॉप अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए अच्छे कोचेज की भी आवश्यकता चाहिए। तो जो कोचेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, वर्तमान सरकार द्वारा वो चीजें की जा रही हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा जो वर्तमान सरकार जिस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है तो संभवतः खिलाड़ी निखर के आएंगे और पदक भी आएंगे। मैडम, जो रोजगार की अगर हम बात करते हैं, कई बार जैसे जो खिलाड़ी होते हैं बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, मेडल लेकर के आते हैं, तो उनको कैसे उनको रोजगार की जो अवसर उनको दिए जाते हैं और जो कोच हैं उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए और क्या कुछ योजनाएं, मतलब राजस्थान सरकार के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या पॉलिसी फिलहाल आने वाली है रोजगार को लेकर के। सर, रोजगार ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारा राजस्थान गवर्नमेंट है, ये ऑलरेडी एक ऐसी योजना है हमारी, आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स पॉलिसी है। जैसे आप मेडल लाते हैं, मतलब उसमें इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल तक यदि आपके पास मेडल है, आप मेडल लाइए, आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है। इसके साथ में हमारा 2% खेल कोटा हमारा निर्धारित किया हुआ है। उसमें भी यह कि यदि आपने राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रतिनिधित्व किया है तो भी आपको उस कोटे का लाभ मिलेगा, किंतु उसमें परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है। जो कि बोर्ड के माध्यम से, आयोग के माध्यम से ली जाती है, 3600 की पे स्केल तक। ठीक है। लेकिन आप मेडलिस्ट हैं तो आप आइए, आपको नौकरी मिलेगी और लगभग अभी 300-400 बच्चों को नौकरी दी जा चुकी है। ठीक है। प्रकाश सर, जिस तरीके से इतने बड़े स्केल पे जब ये गेम होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि पूरे इंडिया से खिलाड़ी भी आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे कोच आएंगे, स्टाफ आएगा, कई सारी टेक्निकल चीजें होंगी। तकरीबन अंदाजा ये लगाया जाए कि 10,000 के करीब खिलाड़ी और बहुत सारे कोच और कई से जुड़े हुए लोग आएंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि इस आयोजन से जो यहाँ का राजस्थान का पर्यटन है उसमें कितना ज्यादा बूम आने वाला है और कितना कुछ लाभ होगा पर्यटन के लिहाज से, बताएं सर। देखिए, राजस्थान जो भी आता है जी, जिस उद्देश्य से भी आता है, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य और भी होता है। ठीक है। वो ये है कि राजस्थान के जो रमणीय स्थल है, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल है, राजस्थान की धरोहरें हैं, उसे भी देखा जाए। जी। तो इतना बड़ा सैलाब अगर आप जैसे बता रहे हैं आप कि 10,000 लोग आएंगे, तो 10,000 लोगों की इच्छा होगी कि जयपुर के आमेर के महलों को देखें, सिटी पैलेस को देखें और जो है जंतर मंतर देखें। तो ये तो पर्यटन का जो पर्यटन का जो लाभ मिलता है वो ये है, तब मिलता है जब कोई बाहरी व्यक्ति राज्य में आकर के, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर, उदयपुर में आकर के जब वो क्योंकि जब वो आता है तब वो ठहरता भी है कहीं, खाना भी कहीं खाता है और किसी वाहन का भी उपयोग करता है और टिकट लेकर के जो है ऐतिहासिक स्थलों में जाता है। लेवल पे जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिलता है। तो वो ये है कि वो जो पर्यटन का जो सीधा लाभ है जी, वो ये है कि इस तरह से इतने बड़े सैलाब में अगर 10,000 लोग आते हैं तो आप देखिए कि उनके सिर्फ इच्छा जयपुर की नहीं होती, उनकी इच्छा होती है कि हम जैसलमेर भी देखें, बीकानेर भी देखें और उदयपुर भी देखें जी। तो खेल ऐसा होता है कि खेलों के बाद जो घूमने चले जाते हैं लोग, पर्यटन जो है को जो बढ़ावा मिलता है वो ऐसे ही लोगों से मिलता है जी।
और इतने बड़े सैलाब, मतलब अगर 10,000 लोगों की आई, आप तो देखिए कि उसमें कम से कम 70-80%, 60%, 70% लोग भी अगर जाते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है पर्यटन पर वो सबको लाभ देता है। ठीक है। मैडम, जिस तरीके से अगर मैं इस खेलों की बात कर रहा हूं, तो अगर उस तैयारी की बात की जाए तो सरकार किस तरीके से इसको तैयारी कर रही है, या क्या कुछ लगता है कि इसमें क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होनी चाहिए? और अगर हम जयपुर में बात हो रही है, जयपुर में होंगे, या ये भी बात हो रही है कि उदयपुर और जोधपुर में ये गेम्स होंगे, तो ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ इनका भी शुरुआत हो चुकी है या प्लान है? सर ऐसा है कि जो गेम है इसके अंदर से पानी वाले गेम है। ठीक है। पानी वाले गेम जयपुर में तो पानी है नहीं, उदयपुर में है। ठीक है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि पानी वाले जो गेम हैं वो उदयपुर में होने की संभावना हो सकती है। अब बची बात कैनोइंग है, इस टाइप के रोइंग जी सर, रोइंग है, कैनोइंग है जी। अब इसके अलावा जो गेम है उनका जहां जहां इनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको किया जा सकता है वो जिलों में जाए जा सकते हैं। इसके अलावा जयपुर के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का यदि टाइम बचता है तो ये तैयार कर सकते हैं, अन्यथा आसपास के जिनके खुद के ग्राउंड्स भी बहुत अच्छे हैं उन ग्राउंड्स पे इनको काम में लिया जा सकता है। इसकी मॉनिटरिंग जो है स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय जो खेल मंत्री महोदय हैं वो कर रहे हैं, और खुद ही मतलब बारीकी से हर कमेटी का उसमें देख रहे हैं कि इस कमेटी में ये होना चाहिए, टेक्निकल कमेटी अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज अलग है, वो सब इसको माइन्यूटली देख रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि स्वयं स्पोर्ट्स के रहे हैं वो, तो अन्य स्टेट्स में चूंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स जो हैं स्पोर्ट्स के नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमें लाभ मिलने की पूरी संभावना है, बच्चों को सुविधा मिलने की पूरी संभावना ये भी कि इसमें जो पूरा जो गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका जो चेयरमैन बनाया गया वो मुख्यमंत्री को बनाया गया है, तो उनकी देख-रेख में सारा ये गेम होगा और जिस तरीके से जो सारी चीजें वो इम्प्लीमेंट होंगी। हाँ। बिल्कुल। सोनू जी, जिस तरीके से जब चर्चा हो ही रही है तो इसमें चीजें निकल करके आती हैं कि जो मौके की बात आती है, जब ये मौका मिलता है तो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं उस लेवल पे। आपको क्या लगता है कि जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, जब उनको ये मौका मिलेगा तो वो कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं और किस किस लेवल पर इसकी तैयारियां करते हैं? जैसे सर ये घोषणा हुई आयोजन की कि राजस्थान को मेजबानी मिलने जा रही है, तो मेरी काफ़ी कुछ खिलाड़ियों से बात हुई जी, तो उनमें एक अलग ही लेवल का उत्साह था कि यार एक तो अपने राजस्थान को मेजबानी मिल रही है जी। तो सर इस बात को तो आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते कि अपने लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। लेकिन अगर खिलाड़ी के हिसाब से मैं बात करूं, चूंकि मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान में यहाँ के मैं कल्चर से, एनवायरनमेंट से मैं भली बात जानता हूं, तो थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है यहाँ मेडल निकालना। जैसे मैं एक अनदर गेम की बात करूं, मैं क्रिकेट की, तो जब क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो सब लोग उम्मीद लगाते हैं कि यार इस बार तो वर्ल्ड कप इंडिया टीम उठाए, क्योंकि वो खिलाड़ी कल्चर से वाकिफ है। तो वही चीज है कि राजस्थान में हो रहे तो राजस्थान के खिलाड़ी कल्चर से वाकिफ है, तो संभवतः संभावना है कि जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनके परफॉर्मेंस है वो राजस्थान स्टेट में अच्छी आएगी। जी बिल्कुल। सुनो जी, सरकार ने इसमें यह भी कही है कि जो 1000 जो खिलाड़ी रहेंगे उनको पिक करेगी सरकार, और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप देने की बात कही जा रही है। जी सर। तो स्कॉलरशिप में यह है कि 8 साल तक जो बच्चे, जो खिलाड़ी हैं, उनको 5 लाख रुपए तक दिया जाएगा सालाना के हिसाब से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिन खिलाड़ियों को ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी, उनके लिए कितना कुछ फायदेमंद होगा और ये कितना असर डालता है उनके खिलाड़ी जीवन में और तैयारियों को लेकर के? सर बहुत असर डालता है। मैं काफी ग्रामीण अंचल में देखता हूँ सुविधाएं नहीं है जी, एथलीट के पास जूते नहीं है दौड़ने के लिए, उन जैसे लोगों के पास अगर स्कॉलरशिप बॉटम लेवल तक पहुंचेगी तो देश का भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में सर इसका आपको मिलेगा, परिणाम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात मालती मैम जो कह रहे हैं कि जो हमारे मिनिस्टर साहब है, मंत्री महोदय हैं, वो खुद खेल से हैं। तो हमको चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सर क्या कमी है क्या नहीं है, वो खुद चीजें समझ रहे हैं। दूसरा, इसमें चेयरमैन सीएम सर को बनाया, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हर लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। टेक्निकल लेवल पे बात करें आप, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात करें आप, हर लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है, हर लेवल पे तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो बहुत ही सर शानदार ओकेजन होने वाला है और अच्छी संभावना। प्रकाश सर, जिस तरीके से जो स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया खिलाड़ी के लिहाज से कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो ये स्कॉलरशिप होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो योजना लेकर के आए हैं, ऐसे खिलाड़ियों को जब दिए जाएंगे तो इसमें कितनी कुछ उम्मीद सरकार लगाएगी, कितने मेडल आ सकते हैं, किस तरीके से इसमें तैयारियां रहेंगी? देखिए साहब, सवाल ये है कि जो मेडल की पहले की मेडल ऐसे तो मिलते नहीं, ठीक है, मेडल मिलते हैं तैयारियों से, और प्रतिभा जो है उसको कितनी तराशने का जो काम है वो प्रशिक्षक जो कोच है वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आती है कि अभावों में पल करके खेला नहीं जा सकता। ठीक है, बड़ी बात है। पेट में दाना ना हो और आप उसको बोले कि सब तुम एथलेटिक बन जाओ
एथलीट बन जाओ या बास्केटबॉल खिलाड़ी बन जाओ, तो ये उसके लिए, क्योंकि जिस परिवार से संपन्न परिवारों से भी आते हैं लोग, गरीब परिवार से भी आते हैं। हमने ये देखा है कि जो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उसमें सबसे बड़ा उत्साह ये होता है कि मैं खेल में अगर प्रवृत्ता ले आऊँ, और तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे एक तो नौकरी, सरकारी नौकरी है और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी है, ये सब काफ़ी मतलब ये इस पर गुंजाइश रहती है कि खेल के साथ जो है वो अपना जीवन भी बना सकता है। तो अब जो स्कॉलरशिप वाली बात आती है वो उसमें ये रहती है कि ये खेल के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए एक वरदान के रूप में है, बिल्कुल सहायता नहीं है, वो वरदान है। उसमें क्या है कि वो 50 जो आप कह रहे हैं 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए जो मिलता है सरकार से, वो उसमें सबसे बड़ी बात तो है अपने एक तो शरीर को स्वस्थ रखने में खर्च करता है, पौष्टिक चीज़ें खाता है और शरीर को तैयार करता है मुकाबले के लिए, कंपटीशन के अभ्यास के लिए। बिल्कुल। तो ये जो है, और दूसरी बात ये है कि वो अगर उसके पास साधन आते हो, उसके पास पैसों का अभाव नहीं हो, तो बढ़िया से बढ़िया वो किट लेता है, बढ़िया से बढ़िया उपकरण लेता है, उससे अभ्यास करता है। और कहते हैं कि जो प्रतिभा है वो गांव में बसती है, और जब उनको ऐसे मौके मिलेंगे, जब वो अपने जूते खरीद सकेंगे, अपने लिए ट्रैक सूट खरीद सकेंगे, जो अपनी जरूरत की चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर तैयारी कर सकेंगे। जो ग्रामीण जो है, भारत सरकार ने एक रूरल गेम्स, नेशनल रूरल गेम्स भी शुरू किया था जी। उसके पीछे ये था कि जो ग्रामीण प्रतिभा है वो हम ऊपर के, तो मैंने तो देखा 50-60 साल के जी, उस ग्रामीण जो प्रतिभा थी वो एशियाई लेवल पर कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने मेडल जीता। ठीक है। अब आप देखिए कि हरियाणा के अंदर जो अधिकांश लड़के लड़कियां जो कुश्ती में और बॉक्सिंग में और अन्य खेलों के अंदर जो आती है वो ग्रामीण परिवेश से आती है जी। अब ये जो है सबसे, जो खेलो इंडिया का जब आयोजन होगा तो उसका जो एक्सपोजिशन होगा, जिस तरह से लोग उसे युवा वर्ग हमारा जो किशोर है वो जब देखेंगे कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में लालसा होगी हम भी कुछ खेले। जी बिल्कुल, आपने एक माहौल बनाने की बात कही। मालती जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो खेलों में वहां के जो बच्चे रहते हैं बहुत ज्यादा निकल करके आगे आते हैं, एक माहौल सा वहां बना रहता है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, सरकार को क्या करना चाहिए, या अगर हम कहें जो माँ बाप है या जो फैमिली है उनको कैसे एक माहौल बना करके खिलाड़ी बनाना चाहिए या इस धारा में जोड़ना चाहिए? जैसे आप मालती जी ने कहा कि देखिए कि आरक्षण 2% आरक्षण है, और फिर आउट ऑफ टर्न जो है मेडल, तो सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर खेल खेला, आप खेलों में प्रवीण रहे, तो आपको सरकारी नौकरी के अंदर जो 2% का आपका आरक्षण है उसका आपको लाभ मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि मैं अपना समय व्यस्त जो खेलों में कर रहा हूँ वो व्यर्थ नहीं है, ये मुझे सहायक होगा मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। मालती जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था माहौल को लेकर के, जिस तरीके से हरियाणा की बात मैंने की, अभी हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर खेलों के प्रति माहौल बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है और हमें व्यक्तिगत तौर पर क्या करना चाहिए, फैमिलीज को क्या करना चाहिए? सर देखिए, माहौल का तो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट कराना है तो वो सरकार करा ही रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो हम बात करते हैं ग्रामीण स्तर के लिए, वहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। उसमें पेरेंट्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आज हम हरियाणा से कंपेयर करते हैं, हरियाणा में कल्चर लगभग समान है। राजस्थान क्षेत्रफल में उससे बड़ा है, और हमारे यहाँ 50 किलोमीटर के बाद या एक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के बाद में कल्चर चेंज हो रहा है जी। तो हमारे स्पोर्ट्स में कुछ हद तक जो है वो कल्चर भी इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अवेयरनेस यदि आ रही है, हमारे स्कूल के टूर्नामेंट्स भी खूब हो रहे हैं, अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं धीरे धीरे वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ला रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आने लगा है कि भी मेडल मिलेगा तो हमको नौकरी मिलेगी मेरे बच्चे को। यदि पढ़ाई में अच्छा है साथ में स्पोर्ट्स भी करता है तो 2% आरक्षण के तहत वो नौकरी पा जाएगा। यदि वो और भी अच्छा है, मान लीजिए नौकरी नहीं करना चाहता लेकिन आगे बढ़ना चाहता है, केवल खेल को कैरियर बनाना चाहता है, तो इसके एकेडमिक कोर्सेज है
जी। फिजिकल टीचर लगते हैं, कोचेस लगते हैं। इसके अलावा यदि फिर भी वो ये चाहता है कि नहीं मैं केवल खेलना चाहता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स की स्कीम है, बिल्कुल। वो उसका पूरा लाभ मतलब लेता काफी है। कुछ योजनाएं, अगर वास्तव में अगर खिलाड़ी खेलना चाहे तो इन सब योजनाओं का लाभ लेते हुए इसकी शुरुआत कर सकता है। सोनू जी साहब, एक इसके अलावा हाँ, मैं प्रदीप प्रकाश मैं कह रहा हूँ आपको, यह है कि जो खेलों के प्रति जो रुचि बढ़ी है लोगों के, आप देखिए कि हमारे यहाँ सिर्फ बीकानेर के में शूटिंग हुआ करती थी और वहाँ के लोग ही आज यह स्थिति है कि हमारे निशानेबाज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल ला रहे हैं। उसका कारण मैं बताऊं कि जयपुर और जयपुर के आसपास कम से कम 70-80 ये प्राइवेट मतलब निजी स्तर पर जो है निशानेबाजी के वो केंद्र खुल गए जो चलाते हैं। और उस पर जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों की फीस भरते हैं, उसे उस एकेडमी में भेजते हैं या उसे स्कूल में भेजते हैं या उस सेंटर पे भेजते हैं ताकि उसे स्पेशलाइज कोचिंग मिल सके। बिल्कुल। आज तैराकी में ये हो रहा है, आप बैडमिंटन में हो रहा है, तीरंदाजी शूटिंग में बहुत, मतलब जो माहौल बनने की बात थी वो इस तरीके से जो फैमिली है वो आगे बढ़ करके आ रहे हैं, सिर्फ सोच बदलने अलग अलग खेलों में अपने बच्चों को सोच बदलने का। आप सरकारी सिर्फ सरकार के या क्रीड़ा परिषद से ही नहीं, अपने फैमिलीज के हिसाब से भी चीजें हो रही हैं। हम जो आप देखिए बच्चे के साथ उसका जो है उसके माता पिता लगते हैं जी, वो माता पिता लगते हैं और वो खर्च इस बात का कर रहे हैं कि मेरे को बड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी है बच्चे को। और सर मैंने तो ये भी देखा, कई बार मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, देखता हूँ तो जो खिलाड़ी जो बच्चे खेल रहे थे उनके साथ में उनके फैमिली के लोग, मतलब माँ बाप या भाई जो भी, वो बराबर उनके साथ में खुद भी लगे रहते हैं कि मेरा बच्चा है वो खिलाड़ी बन रहा है, वो अच्छी तैयारी करे, मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। बड़ी बात होती है। मैडम आपसे एक सवाल मेरा और भी है, जिस तरीके से मान लीजिए कोई अगर खिलाड़ी है, मतलब जो शुरुआत करना चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैडम वो शुरुआती लेवल क्या होता है, कैसे वो शुरुआत करे और सरकार की तरफ से क्या कुछ, जैसे अगर वो इक्विपमेंट कैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं, कैसे उसकी शुरुआत की जाए मैडम, इसके बारे में आपसे सर देखिए, इसके अंदर ये है कि बच्चा जिस जगह से आता है, मान लीजिए ग्रामीण अंचल से आ रहा है, तो सर्वप्रथम उसकी जो इंटरेक्शन होता है वो फिजिकल टीचर से होता है, जो पीटीआई उसके स्कूल में पोस्टेड है, तो वो अपने फिजिकल टीचर से बात कर सकता है कि मुझे इस गेम में इंटरेस्ट है या मैं खेलना चाहता हूं तो मुझे टेक्निकली किस गेम में जाना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा साधन फिजिकल टीचर है। फिर उसके बाद आता है उसको आर्थिक सहायता की बात आती है। ठीक है। तो आर्थिक सहायता के भी जो नॉर्म्स बने हुए होते हैं वो होते हैं एक लेवल पे आने के बाद, भाई हम छटाई कैसे करेंगे, तो उसका नॉर्म्स है, एमएलए एमपी फंड से भी इक्विपमेंट का पैसा जाता है, लेकिन मेडल आएगा तब जाएगा, आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम अपने फिजिकल टीचर को कॉन्फिडेंस में लेके उसको अपनी पूरी बात बता के और फिर वो पहले स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करे, उसके बाद उसमें ट्रेनिंग लेना शुरू करे। ठीक है। इसके अलावा जो योजनाएं आती हैं उनको वो ध्यान रखे, उनके पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि भाई यहाँ पे ट्रायल हो रहा है, मैं अपने बच्चों को वहां भेजूं, या ये टूर्नामेंट हो रहा है तो मैं उस बच्चों को उधर भेजूं। अभी तक क्या होता है, स्कूल तक ही सीमित रह जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई के हो चाहे वो एसजीएफआई के हो, लेकिन इसके अलावा भी टूर्नामेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें हमें साल में यदि हम 10 टूर्नामेंट, 5 टूर्नामेंट, 4 टूर्नामेंट खेल रहे हैं लगातार, तो एक प्रकार से वो हम रमा हो रहे हैं, हमें उससे हेल्दी हो रहे हैं, खेलने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, हम टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से तैयारियां की जा सकती हैं, जो आपने पूरा ये प्रोसेस बताया है। जो भी छात्र या जो भी स्टूडेंट देख रहे हों, जो खिलाड़ी इंटरेस्ट रखते हों, वो इस प्रक्रिया के तहत शुरुआत कर सकते हैं, जैसा मालती जी ने बताया है। सोनू जी के आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरीके से जब आप गेम खेल रहे थे, आपने जैसा कि एशियन चैंपियनशिप में आपने जो है मेडल प्राप्त किया, ऐसे में तैयारी करने का क्या फॉर्मूला क्या होता है, क्या कुछ टिप्स होने चाहिए जो आप खिलाड़ियों को बताना चाहेंगे कि इस माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी? सर खिलाड़ी क्या होता है, जो खिलाड़ी होता है वो संघर्ष करना जानता है जी। जब खिलाड़ी खेलना चालू करता है तो उसका सपना होता है कि एक दिन मैं देश के लिए पदक प्राप्त करूं। बिल्कुल। तो वही हमारा भी एक सपना हुआ करता था। जब हमने खेलना चालू किया, ग्रामीण अंचल से हमने शुरुआत की, तो जब देखते थे कि यार लोग स्टेट पे मेडल ला रहे हैं, नेशनल पे ला रहे हैं, हमने स्टेट आए, नेशनल आए, इंटरनेशनल आए, जब हम देखते हैं कि यार इंटरनेशनल पे आप जाते हो और जब आप इंडिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हो ना, तब वो जो प्राउड का मोमेंट होता है उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो दिमाग में और हमारी आंखों में खाली एक यही ख्वाब था कि यार एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और इंडिया के फ्लैग का मान अपने को बढ़ाना है, और यही था, यही कारण रहा है जिससे कि हमारा ख्वाब भी पूरा हुआ और इंडिया के लिए मेडल भी आया। दूसरा, मैं हर खिलाड़ी को यही कहूंगा
कि मैं झुंझुनू जिले के एक छोटे से ग्राम से, सूरजगढ़ तहसील में कासनी ग्राम का निवासी हूं मैं। तो खिलाड़ियों को ख्वाब देखने चाहिए। अगर मैं झुंझुनू में कासनी ग्राम से उठ कर मैं डीडी न्यूज चैनल पे वक्ता के रूप में आ सकता हूं, तो एक खिलाड़ी कहीं भी पहुंच सकता बिल्कुल, है। बड़ी बात है। दूसरा, खिलाड़ी के लिए खिलाड़ी संघर्ष करना जानता है, और इस पे कहावत है सर कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात तो है, खिलाड़ी को ये करना पड़ेगा कि हाँ आई विल डू, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। यस। और वर्तमान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो अवेयरनेस तैयार किया जा रहा है ना, शानदार सर। और इसीलिए कहते हैं कि हम लड़ेंगे, करेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रकाश सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है, चूंकि आप लंबे अरसे तक आपने पत्रकारिता की है, कई सारी प्रतिभाएं ऐसी भी होती हैं जो गुमनाम होती हैं, उनको कोई मंच नहीं मिल पाता है, उनको बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं मिल पाता है कि भाई वो उनको अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से उनको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप लोग कैसे ये प्रतिभाओं को मौका देते हैं, या कैसे उन चीज को आप अखबारों के माध्यम से या उनके लिए आर्टिकल लिख करके, क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है एक खिलाड़ी के ऊपर? देखिए, आप आम दिनों में आप देखेंगे अखबारों में, विशेषकर अखबारों में, अभी वो एक नागपुर की लड़की है जी, उसने विश्व टेस्ट जो है चेस चैंपियनशिप जीती विश्व स्तर पे। अब देखिए, उसका जो सबसे पहले जो उसको प्रकाश में लाया गया, वो मीडिया ने ही कहा कि साहब ये है, और उस फाइनल में भी उसके सामने जो थी वो भारतीय लड़की थी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो प्रतिभा होती है उसे मीडिया जो है, मीडिया को भी अपना अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है जी। तो आप बढ़िया खबर, कोई ऐसी प्रतिभा के बारे में आप देते हैं तो उसको बड़े चाव से पढ़ते भी हैं। तो ऐसे जो मीडिया का जो रोल है, मीडिया की जो भूमिका है, वो ये है कि वो तो जनजीवन से ही जुड़ा हुआ है, जो मतलब खिलाड़ियों से ही जुड़ा हुआ है। उसे खिलाड़ियों को, और उसकी एक प्रतिभा है, उसे आपको सामने लाना है जी। और आपको आप जो उसको सामने लाते हैं, तो आप उसको प्रकाशित करते हैं, टीवी में दिखाते हैं, या आप मीडिया की बात कर रहे हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा बात काटने के लिए। मैं सर की बात में एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा। थोड़े टाइम पहले प्रतापगढ़ की एक लड़की सुशीला बॉलिंग करते हुए उसका वीडियो हुआ था कि आप मीडिया की बात कर रहे थे, और मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था कि प्रतापगढ़ की एक बेटी सुनीता मीणा थी जिसने ऐसी बॉलिंग की जो उन्होंने खेल मंत्री को भी आउट कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की भी प्रासंगिकता है। आप कुछ कह रहे थे, तो सोशल मीडिया की प्रासंगिकता क्या है सोनू जी? आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करें। मैं सर ये कहना चाहूंगा, एक खिलाड़ी को सोशल मीडिया को भी पॉजिटिव की तरह लेकर अपना दिखाना चाहिए। सोशल मीडिया दो तरीके से होता है। आप उसको उस पे एंटरटेनमेंट के लिए आप मनोरंजक तथ्य भी देख सकते हो, और उस पे अच्छे विचारों वाली चीज भी देख सकते हो। आज अगर खेल की बात करें, किसी भी फील्ड की आप बात करें, सोशल मीडिया पे हर चीज अवेलेबल है, आप हर चीज देख सकते हो। और आप अगर आपकी प्रतिभा है तो उसको बकायदा आपको सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। क्योंकि हमने देखा पूर्व में एक सोशल मीडिया पे एक लड़की का वो एक वीडियो इंस्टाग्राम पे, जैसे अपने अभी पूर्व में चर्चा हुई, तो कितना सराहा उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिया मैम ने, कितना सराहा, किट वगैरह कितना उसको दिया गया कि इसकी जो भी खेल खेलते हुए जो भी इसकी सपोर्ट हो सके वो सरकार करेगी। मालती मैडम, जिस तरीके से अभी हम लोग सोशल मीडिया की बात करें पॉजिटिव वे में, तो काफी कुछ चीज देख ली। सोशल मीडिया के अपने एक साइड इफेक्ट भी हैं, उसकी एक नेगेटिविटी छवि भी होती है। आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों को किस वजहों से बचना चाहिए, और सोशल मीडिया में कैसे कंटेंट से या कैसी चीजों से बचना चाहिए, अपने को सेव करते हुए खिलाड़ी खेलते रहना चाहिए? देखिए, खिलाड़ी जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, नो डाउट एज का फैक्टर भी होता है, तो बच्चे आते हैं, लेकिन यदि उनको सही समय पे बच्चों को हम कैप्चर करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको पता है कि हमारा एम फिक्स हो चुका है कि हमें भारत की टीम से भाग लेना है या राजस्थान से लेना है, तो वो उसी हिसाब से उसको अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। ट्रेनिंग का पार्ट होता है, साथ में पढ़ाई भी है। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों को ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया से आप पॉजिटिव चीजें तो लीजिए, ठीक है, बाकी सोशल मीडिया से आप दूर रहिए। आप पढ़ाई करना आपके लिए अनिवार्य होना चाहिए। स्पोर्ट्स उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं हर बच्चे को ये कहती हूँ, आप पढ़ाई जीवन में कभी ना छोड़ें, और स्पोर्ट्स उसके साथ काम करते रहें स्पोर्ट्स के लिए, तो आप समाज के लिए बेहतरीन इंसान, राष्ट्र के लिए बेहतरीन इंसान बन सकेंगे, और अपने माँ बाप के लिए एक अच्छे बच्चे बन सकेंगे, और कोच के लिए सर्वश्रेष्ठ आप ट्रेनी बन सकेंगे, आप उनके स्टूडेंट बन सकेंगे। तो हमारे जो शोल्डर हैं, हमारे शोल्डर के ऊपर चाहे हमारा परिवार हो, अपना राज्य हो,
सब का देश हो, इन सब का हमारे पे सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तपस्या करनी ही पड़ेगी। तपस्या करेंगे तभी कामयाबी और सफलता मिलेगी। प्रकाश सर, जिस तरीके से हम अलग अलग तरीके के स्टार्टअप्स की बात करते हैं, अगर हम खेलों के स्टार्टअप की बात करें तो ये जो गेम्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, गेम्स के अलावा भी अगर हम कहें तो खेलों के स्टार्टअप को लेकर क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ अवसर होने चाहिए हमारे राजस्थान? देखिए, खेलों का आयोजन से संबंधित आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है कि खेलों का आयोजन बहुत ही साइंटिफिक हो गया जी, और उसमें से जो कहते हैं जो मैनेजमेंट का पुट आने लग गया जी। तो अब ये जो है कि पहले हमें क्या करना पड़ता था कि जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें फ़ोन करना पड़ता था या चिट्ठी भेजनी पड़ती थी कि साहब ये आयोजन है, इसमें आप अपना योगदान दीजिए। वो बेचारे अपने घर का पेट्रोल खर्च करके या किसी और वाहन से घर मैदान में पहुँचते थे। उनका बिल्कुल उनके मन में होती थी कि साहब हमें कि हम खेलों से जुड़े तो हमें कुछ को बुलाया जा रहा है तो हम उसमें रेफरी का या कोई ऑफिशियल का कोई काम करेंगे उसमें। तो ये मन की भावना था। आजकल ये सब काम जो है ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनियां करने लगी। वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए वो बिल्कुल प्रशिक्षित लोग होते हैं और वो सारा जो है वो दर्शक दीर्घा से लेकर के आयोजन के स्थल को और खिलाड़ियों की सुविधा, उनको ठहराना करना, उनके लॉजिस्टिक सारा काम वो लोग एक कंपनी के रूप में करते हैं। तो ये क्या है, तो रूप बदल रहा है। जैसे आप अब खेलो इंडिया जब होगा यहाँ पर तब आप देखेंगे कि कई निजी संस्थान जो है इस खेलों से जुड़ेंगे, खेलो इंडिया से जुड़ेंगे। उनका काम ये होगा कि खेल के सफल आयोजन में एक जो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, उसमें वो प्रोफेशनलिज्म जो होता है ये कंपनियाँ देती हैं। उनके पास ट्रेंड लोग होते हैं, प्रशिक्षित लोग होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं और जो सुचारू रूप से पूरा खेल चल जाए इसकी जिम्मेदारी उन पे होती है। बिल्कुल, एक तो ये बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ देश के अंदर खेल उत्पाद, खेल के सामान जो होते हैं जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है और क्रिकेट है और ये सब खेल, ये उपकरण जो है हमारे जो खेलों के सामान के जो खेलने में काम आते हैं, नेट है, कपड़े हैं, जूते हैं, ये सब ऐसा ये उद्योग जो है खूब तेजी से राजस्थान के अंदर जो हमारे खेल मंत्री हैं वो उद्योग मंत्री भी हैं जी, वो राजस्थान में एक हब बनाना चाह रहे हैं जो वहाँ पर जो निवेशक आकर के खेलों का उपकरण में यहाँ पर यूनिट स्थापित करे, इकाई बनाए यहाँ पर और इसको स्थापित करे। गिलोट के अंदर उनका है। बिल्कुल इस तरीके से ये बात कही आपने। और जब उद्योग धंधे यहाँ पर लगेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट को भी काफी चीजें। आज देखिए ना, आप देखिए हमारे देखिए जिस देश के अंदर आज एक क्रिकेट के बल्ले की बात पे कर रहा हूँ। क्रिकेट का बल्ला पहले हमारे यहाँ बनता था। आजकल स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश के अंदर जितनी जो विलो की जो जिस लकड़ी से बल्ला बनता है उसकी खपत जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हमें इंडोनेशिया से उसको मंगाना पड़ रहा है ताकि बल्ले यहाँ बन सके। खेलों का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ रहा है और इंडस्ट्री को इतना ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बड़ी बात है आपने मालती मैडम, आपके पास जिस तरीके से, चूंकि हमने शुरुआत में बताया कि आप आधी आबादी यानी कि महिलाओं को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और उस पर एक सवाल पूछना तो लाजमी है ही। आपसे ये जानना चाहूंगा मैडम, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं और राज्य सरकार की बात करें तो ये जो खेलो राजस्थान गेम्स होने हैं, ऐसे में जो महिला खिलाड़ी हैं या जो लड़कियां हैं उनको कैसे मौके मिलेंगे, वो कैसे अपने आप को निखार पाएंगी? नहीं, वो अपनी टीम से आई रही हैं खेलने के लिए, उनको पूरा मौका मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ जो जूनियर बच्चियां हैं जिनको एक एम मिल रहा है कि साहब मेरी सीनियर खिलाड़ी ये खेल रही है तो मुझे भी इनकी तरह खेलना है, आगे भाग लेना है, अगले साल मैं भाग लूंगी, तो वो इनका एक चैनलाइज हो रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है कि रातों रात नहीं बनता है, इसमें कम से कम 3 साल 4 साल लगते हैं खिलाड़ी को तैयार होने में। तो वो बच्चियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको ये सारे गेम देखने को मिलेंगे। ये महिलाएं जो उनके आगे की पंक्ति की हैं ये कैसे खेल रही हैं वो उनको देखने को मिलेगा और उनके लिए एक एम फिक्स होगा कि वहां पे मुझे जाना है।
बिल्कुल। इस तरह से यदि ये सोच के चलती हैं तो 101% लड़कियों की संख्या इसमें बढ़ेगी, भागीदारी बढ़ेगी। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। और जिस तरह सोनू जी, जब खिलाड़ी मैदान पे होता है, तैयारी कर रहा होता है, अपना उसका एक लक्ष्य अटल होता है, ऐसे में खुद को स्थिर भी रखना है, अपनी बॉडी को भी ठीक ठाक रखना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। आपको क्या लगता है कि जो एक खिलाड़ी है उसके खान पान में क्या कुछ चीज दिनचर्या शामिल होनी चाहिए, कैसे खान पान को उसमें शामिल करना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सर मैं एक ही शब्द में कहूंगा कि डिसिप्लिन होना चाहिए खिलाड़ी को। ठीक है। अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा, निरंतर अपनी मेहनत करेगा, निरंतर प्रैक्टिस करेगा, अपने कोचेस गुरुओं की मानेगा, और रही अपनी बात डाइट की, क्या डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए क्या नहीं। अब अलग अलग, जैसे आज मैं झुंझुनू से आता हूँ, जो मैं बचपन में जो खाता था मुझे वही सूट करता है। ठीक है। आज अगर मेरे को कोई न्यूट्रिशन कोई फूड दिया जाए, हो सकता है मेरी बॉडी को सूट नहीं करे। आज अपन बात करें, कोई बिहार का आदमी है, कोई यूपी का है, उधर कल्चर वो चावल खाने का बचपन में, उनको भी अपन रोटी खिलाए, हो सकता है वो सूट नहीं करे। तो वो अलग अलग कल्चर और अलग अलग जगह का है। इसमें एक खिलाड़ी तटस्थ कब रहता है, उसका एक फोकस, एक गोल क्लियर होता है कि हाँ यार मुझे मेडल लाना है, मुझे करना है, कैसे भी करना है। दूसरा, वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। कारण पहले क्या था, सुविधाओं का अभाव था। दूसरा क्या है कि वर्तमान में जैसे अपन देख रहे हैं कि 3600 ग्रेड पे तक 2% कोटा दिया जा रहा है खेलों में। आउट ऑफ टर्न में जो 18-3-20 की पॉलिसी, उसमें डायरेक्ट नियुक्ति का प्रावधान है। लो आज आम आदमी पढ़ाई करता है, जैसे मैम ने बताया, पढ़िए लिखिए अच्छे बच्चे बनिए, रोजगार के लिए तो बनते हैं। लोग स्पोर्ट्स को पहले एज ए विकल्प के पैरेलल चलते थे कि यार ठीक है यार स्पोर्ट्स नहीं होगा तो अपन पढ़ लेंगे कर लेंगे, लेकिन आज ये होगा है कि आप पढ़ाई नहीं, आप स्पोर्ट्स करोगे तो उसमें भी अपना इंडिपेंडेंट आप करियर बना पाओगे, आप देश के लिए नाम कर पाओगे, आपका एक नाम होगा, एक पहचान होगी, लोगों आपसे सीखेंगे, उत्साहित होंगे लोग आपको देख के। तो ये सर बड़े गौरव की बात है। मालती मैडम, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतनी देर से काफी कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं कि मेडल लेकर के आना है, आपको 2% का रिजर्वेशन भी मिलेगा और फिर नौकरी मिलेगी, सारा कुछ रहता है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि कई बार बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो मेडल नहीं ला पाते हैं। हो सकता है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको जो है कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो इस जिंदगी की भाग दौड़ में क्या वो पीछे छूट गए हैं? क्या वो सिर्फ नौकरी पा लेना ही कामयाबी का एक पैमाना होता है? अगर उनको नहीं मिलती नौकरी तो उनकी जिंदगी कैसी रहती है और क्या कुछ उनके और अदर ऑप्शन या अदर अवसर खुले रहते हैं? मैडम नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में तो जो नेशनल रिप्रेजेंट तक, मतलब उसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, तो भी वो एग्जाम फाइट करके नौकरी पा सकता है। 2% कोटे में वो कवर होता है। ठीक है। इसके साथ में वो डीपीएड एमपीएड करके NIS डिप्लोमा करके अपना कोचिंग सेंटर खोल सकता है। जो हम बात कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स होने चाहिए, तो जिसे हम एकेडमी भी बोलते हैं, तो वो एकेडमी खोल सकते हैं। मतलब काम करने के लिए यदि आप में प्रतिभा है, आप में जुझारूपन है, तो आप कहीं भी रह के अपना सेंटर भी चला सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, नौकरी के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने करीब कुछ साल पहले 3-4 साल तक ट्राइबल बच्चों के लिए काम किया था। एक सीनियर ऑफिसर्स के जो थे, उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने ट्राइबल पे काम किया। तब मैंने देखा कि उनका सामाजिक ढांचा अलग है। मैं जानती नहीं थी ट्राइबल कैसे होते हैं, लेकिन वहां मैंने एक फिर टूर्नामेंट डाला, उनको चैनलाइज किया कि मैं रहूं नहीं रहूं लेकिन ये चलता रहे। आप ताज्जुब करेंगे कि वो जब हमने चैनलाइज किया, उनका टूर्नामेंट कराया और एक सिस्टम डेवलप किया, तो उससे क्या हुआ, करीब 50 से 60-70 बच्चे जो हैं वो नौकरी लग गए हैं जी। तो लेकिन ये जब कर पाई मैं कि जब मैं खुद सिस्टम, और मैं सिस्टम को समझती हूँ कि भाई हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो उसको मैंने क्या किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो ट्राइबल स्पोर्ट्स हॉस्टल के बच्चे हैं, यदि वो एक स्टेट टूर्नामेंट खेलते हैं ट्राइबल का ही, तो वो सीधा आपके स्कूल स्टेट टूर्नामेंट खेल सकते हैं। जैसे ही उसको खेला तो वो डीपीएड एमपीएड के लिए प्रिपेयर हो गए। मतलब जी, इसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है और उसको गाइडेंस बेहतर दिया जाए तो चीजें जरूर निश्चित तौर पर सफल होती हैं और कामयाब होती हैं। तो लगभग हम अपनी जो चर्चा है मैडम, उस पर हम हर पहलुओं पर लगभग बात कर चुके हैं और कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत विशाल और विराट है। जितनी ज्यादा बात की जाए उतनी कम है। क्योंकि हमारा जो वक्त रहता है वो भी सीमित रहता है, हम अपने इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो फटाफट आप लोगों से एक सवाल ले लूंगा अंतिम। तो मैं प्रकाश सर आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि जिस तरीके से आपने काफी कुछ बातें बताई, अब मैं आपसे सवाल ना पूछ करके आपसे सीधा ये कहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, या जो खिलाड़ी देख रहे हैं, उनसे आप अपनी क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि समृद्ध राष्ट्र क्या होता है, विकसित राष्ट्र कौन सा होता है जी। विकसित राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से देखिए, शैक्षणिक दृष्टि से देखिए जी, एकेडमिक देखिए आप,
और आपके जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स आपके जी। हैं, आपकी इकोनॉमी क्या है, आप क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, ये सब के अलावा जो है आप जो देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि वो राष्ट्र कितना समृद्ध है, उसके खिलाड़ी कितने हैं जी, कहाँ मेडल जीत रहे हैं, विश्व स्तर पर उनकी क्या क्या पोजीशन है, उनके किस तरह से वो compete कर पाते हैं, ठीक है, किस तरह प्रतिस्पर्धा के अंदर जो टिक पाते हैं। तो एक राष्ट्र की जो है, एक देश की एक पहचान जो बनती है वो खेल और संस्कृति से बनती है। बिल्कुल बड़ी बात की, बिल्कुल। सोनू जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो खिलाड़ी आज हमारा चैनल या हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या बात कहेंगे आप उनसे? मैं सर ये कहना चाहूंगा, जो सच्चा खिलाड़ी है वो संघर्ष करना जानता है। ठीक है, तो आप ख्वाब देखिए, पूरे होते हैं। दूसरा, आप ये उम्मीद करते हैं कि मुझे ये फायदा मिले, हो फायदे के चक्कर में न रहिए। अपनी जिम्मेदारी ये है कि राजस्थान को आगे बढ़ाना। राजस्थान को आगे अपन तब बढ़ाएंगे जब अपन कुछ करेंगे, कुछ पदक लाएंगे। ठीक है। तो इस फील्ड में आप मेहनत कीजिए और ख्वाब पूरे होते हैं। और ख्वाब देखेंगे तभी उसके पीछे दौड़ेंगे और बिल्कुल ख्वाब सर। जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल सर। मालती मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं उनसे आपके क्या कुछ पॉइंटर्स हैं, क्या कुछ टिप्स उनको देना चाहेंगे? फाइनल बताइए आप। मैं सभी महिला जो खिलाड़ी बच्चियां हैं या जो अभी प्लेयर भी नहीं बनी है, स्टार्टिंग है, उनके लिए मैं सबके लिए ये कहना चाहूंगी, जीवन के अंदर यदि हमें आगे बढ़ना है तो खेल को हमें अपनाना पड़ेगा। अपनाना इसलिए चाहिए कि खेल हमें व्यवहारिकता सिखाता है, जीवन में आगे बढ़ने की चीज सिखाता है, और सबसे बड़ी बात है वो हमें स्वस्थ रहना सिखाता है। और यही हमारे समाज के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और पढ़ाई के, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं हम लोग, पढ़ाई के साथ साथ इसको अपनाइए और आगे बढ़ने का अपना मौका ढूंढिए, ताकि आपको जीवन में संघर्ष करने के लिए बहुत अच्छा सेटअप मिले, व्यवहारिक ज्ञान मिले, जो किताबों में नहीं मिलता है। बिल्कुल, मैं मालती जी से बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी, कि मैंने जो देखा है अपने अनुभव से कि जितनी संघर्षशील महिलाएं होती हैं और जो एक स्तर पर जाकर के जो वो हासिल करना चाहती है, वो उसका मादा जो है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ऊपर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आई सर, एग्री विद मेरा ये मानना है, अपने अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि भारत को जो सफलताएं मिलने वाली है आगामी वर्षों में, एशियन गेम्स में समझे, एशियाई लेवल पे, कॉमनवेल्थ के लिए, ओलंपिक के स्तर पे, आप ये देखेंगे कि हमारी महिलाओं का जो प्रदर्शन है पुरुषों के मुकाबले कहीं बेहतर होगा। बिल्कुल सही कही, बहुत बड़ी बात आपने कह दी और महिलाओं की जिम्मेदारी भी आपने बढ़ा दी है। तो प्रकाश सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने वक्त दिया और आपने इतना लंबा जो अरसे का जो अनुभव था वो साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और मालती मैडम, आपने भी जिस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाया और जो योजनाएं थी उनको बताया, बहुत लाभ मिलेगा मुझे लगता है अपना जो दर्शक रहेंगे उनको भी। सोनू जी, आप चूंकि यंगस्टर हैं, युवाओं के लिए काफी कुछ जानकारी आपने बताई और अपने अनुभव भी बताए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज की जो हमारी चर्चा थी, हमने बताया कि इस बार राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान के युवाओं को, यहाँ के खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिलेगा। इसमें कामयाब होने वाले बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, 5 लाख रुपए तक 8 साल तक लगातार दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी कद काठी, अपने शरीर पर पैसा खर्चा कर सकें और अपने आप को तैयार कर सकें। एक पॉइंट मैं आपको जल्दी से और बता देना चाहता हूं कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो एक ईमेल आईडी आप जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। वो ईमेल आईडी मैं आपको बताता हूं, nsrs.kheloindia.gov.in। ये आपका है। मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूं आपसे कि nsrs.kheloindia.gov.in ये ईमेल आईडी, इस पे आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो सीधे आप जाकर के खेलोindia.gov.in पर भी जाकर के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगले एजेंडा में ऐसी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, ऐसे किसी पैनल के साथ। तब तक के लिए मेरी टीम के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।